नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में जहां पर हम बात करेंगे मेटल्स की। बाय एनी स्टैंडर्ड्स जो ये हफ्ता रहा है ये काफ़ी मुश्किल था। हमने एक तरफा तेज़ी यहां पर मेटल्स में आते हुए देखी, फिर चाहे वो प्रेशस मेटल्स थे या फिर बेस मेटल्स। इवन एज डॉलर इंडेक्स में आज तेज़ी है, ईल्ड्स में बढ़त यहां पर हमने बनते हुए देखी। उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ी मुनाफा वसूली, और एक्चुअली कहें तो मुनाफा वसूली देखने को मिली ही नहीं है। तो स्पेकुलेटिव ट्रेड तो यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है ही, और ये तेज़ी उस समय में है जब अब बाजार ये प्राइस इन करने लगा है कि शायद ही यूएस फेड की तरफ से हम जून में रेट कटौती आता हुआ देखेंगे। वो शायद सितंबर तक यहाँ पर पुश आउट होता हुआ नजर आएगा। उसके बावजूद भी जिस तरह का ये बाजार है उसे कैसे समझें। अब आने वाले एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, क्वार्टर के लिए भी अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी हो तो क्या करना चाहिए, फंडामेंटल्स एंड चार्ट्स किस तरह से रीड करें, इन सब पे मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने, आनंद राठी के नवीन माथुर और एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत डिफिकल्ट पीरियड्स हैं, कैसे रीड किया जाए, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जी हाँ, आप सभी ने यहाँ पर तेजी की बात की है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी ज्यादा तेजी शायद बाजार एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। हम काफी सारे ट्वीट्स पढ़ते हैं किशोर, जिनमें कहा जाता है कि हाँ मैं सोना लॉन्ग हूं, लेकिन इतना इनसेन मूवमेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। $2400 पे अब हम यहाँ पर खड़े हैं। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस? अब यहाँ से अगर और भी रैली जाती है तो उसे क्या चीज सपोर्ट करेगी? गुड इवनिंग मनीषा। आई थिंक सबसे जो सरप्राइज हमेशा मार्केट्स में ये होता है कि ये टाइमिंग का है। मार्केट को ये बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि मार्केट को टाइम करना आसान नहीं है। सो आप हमेशा आप एक लेवल तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बट कब आएगा, कितना तेजी से आएगा, कितना मंदी में आएगा, वो समझना बहुत डिफिकल्ट है। सो मार्केट्स ऑलवेज सरप्राइज यू ऑन दैट। जैसा आपने बताया है कि मार्केट अभी दो चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं अपने आप को। वन इज दैट कि यूएस इकोनॉमी कहीं ना कहीं पोस्ट इलेक्शंस एक्चुअल नंबर्स स्लो डाउन हो सकता है, बिकॉज आपका इलेक्शन इम्पैक्ट जो है वो नंबर्स में दिख रहा है। एंड ऑन ग्राउंड जॉब क्रिएशन इतना नहीं है, बिकॉज वन ऑफ द थिंग विच यू सी दैट कि फ्रेशर जॉब्स यूएस में काफी कमजोर है एज ऑफ नाउ। And most of the people are actually doing I think if you see in US today आपको जॉब नंबर्स में ट्विन जॉब्स काफी लोग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि एक फुल टाइम जॉब है, एक पार्ट टाइम जॉब है, a lot of people are doing so that is actually covering away आपका your unemployment numbers and which is not allowing the economy to slow down, because even आपका average early earnings अगर देखेंगे, so that number is still climbing just because people are able to do multiple jobs in that environment. जो interest rate expectations थे कि जो पहले क्वार्टर में या लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट ईयर की जब भी मार्केट देख रहे थे कि 4 रेट कट्स होंगे, धीरे धीरे दैट एक्सपेक्टेशन केम डाउन टू 3. Today market is standing at 2 rate cuts in 2024 calendar year. Probably there is 60-65% chance that 3 rate cut होगा, but 2 rate cut तो काफी हद तक डिस्काउंटेड है। सो उसमें आ गया कि जहां पे एक्चुअल जो रेट कट्स देखने के लिए मिल सकता है, जैसा आपने बोला जुलाई अगस्त तक शायद एक रेट कट आएगा, probably नवंबर दिसंबर में सेकंड रेट कट आएगा। सो मार्केट्स आर एक्चुअली प्राइसिंग एंड डिस्काउंटिंग that fundamental factor at this point of time. And second is that the central bank buying, especially Chinese central bank buying, is actually anchoring gold prices at this point of time. किशोर, आप अगर हम सीएफटीसी का डेटा देखें तो कोई बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई पे कॉन्ट्रैक्ट्स या वॉल्यूम्स ऑन द लॉन्गर साइड वहाँ पर नहीं हैं। ऑफ कोर्स हम 2021 या 22 के हाइज पर हैं जहाँ पर लॉन्ग्स की बात है। आप कहेंगे जो ये हाइज भी बन रहे हैं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कितना खरीद रहे हैं हमें पता है, बट इज इट इनफ कि प्राइसेस ऑल टाइम हाइज जाएं गोल्ड में? और दूसरा, जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि स्मॉलर वॉल्यूम्स में भी अब ऑल टाइम हाइज लग रहे हैं। Yeah, of course, actually that was one of the things which I missed communicating. See, central banks buying, of course, जैसा मैंने बोला कि it is anchoring the price. It's actually not driving the price. Correct. Number one. Number two is that investment demand जो है, it's a very very fickle demand कि आप suddenly spot आता है and suddenly वो बाहर भी जाता है। आपको ETF holdings हो, SPDR का आप डेटा देखें, या overall अगर global स्मॉल इन्वेस्टर्स आप रिटेल बोल सकते हैं या HNI बोल सकते हैं, दैट इन्वेस्टर्स का इन्फ्लक्स है मार्केट में। this is not turning into the physical demand of gold, but there is a lot of demand on the financial side of the gold. So that is actually driving the prices.
the volume of contracts even on COMEX is not very encouraging at this point of time. But there is also another factor which is called producer de-hedging. Actually जो rollovers होना चाहिए था जो sellers का, जो producers का, वो rollovers नहीं हो रहा है because there are two reasons for that. The rollover premiums are not attractive. They are actually close to an all-time lows. And second is that they are sitting at a very comfortable margin from the cost of production to the current price, which is actually discouraging a lot of hedging. So आपका hedging का जो selling supply, sell side supply नहीं है, बाई साइड पे आपको हल्का सा भी आपको पुश मिलता है तो प्राइस इज एक्चुअली रिएक्टिंग फास्टर। ऑलराइट, तो एब्सोल्युटली वो हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। बिफोर आई मूव ऑन टू मेटल्स, बिकॉज मेटल्स पे हम यहाँ पर ज़्यादा बात करना चाहते हैं, तो किशोर अब यहाँ से ईयर एंड तक क्या सेंस है, कहाँ जाएंगे प्राइसेस, एक वो नंबर? आई थिंक मेटल्स में चाइना बिकम्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट फैक्टर एंड वी सीन मेटल्स में नॉन फेरस नहीं, फेरस नहीं, दोनों मेटल्स भाग रहे हैं। आयरन और प्राइसेस $110 के आसपास आ गया। सो कॉपर, जिंक, एवरीथिंग इज एक्चुअली रैलिंग सुपरबली इन द लास्ट 1-2 months. One of the thing is China is determined to push up or prop up the manufacturing sector and economy, and especially जो property sector में जो है वो most of the thing is that कि is it the bad period or the worst is over at this point of time? Probably the worst is over in property market. यहाँ से कुछ बढ़ने वाला नहीं है. Second is government is determined to boost the equipment investment. Equipment investment का मतलब especially on the trade-ins, on the consumer goods side, on replacement of your machinery etc. उसमें काफी subsidies दे रहे हैं economy को prop up करने के लिए. I think they have announced that कि in the next 3-4 years that will be a major driving factor. So that is where actually non-ferrous metals are coming into play. If that industry demand comes, especially replacement of equipment का demand आता है, that could be a huge demand spurt आ सकता है. That is what getting priced in. Okay. तो एब्सोल्युटली इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिपोर्ट्स ये भी जताती हैं कि डिफेंस की डिमांड भी निकल के आएगी मेटल्स के लिए, तो वहां से भी फायदा होगा। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का भी यहाँ पर ऑन द पॉजिटिव साइड है। नवीन, आपको चर्चा में यहाँ पर शामिल करना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं गोल्ड को? एक तो पहले वही कि आपका टारगेट क्या है अब गोल्ड का, जैसे किशोर कह रहे हैं कि टाइमलाइन छोड़ दो, खाली प्राइसेस की बात करते हैं, तो आप कहाँ तक देखते हैं एक रेजिस्टेंस अब बनता हुआ सोने में? Manisha, 2416 is what in dollar terms the COMEX price is, and currently 2400 is the spot gold. फंडामेंटल कारण बहुत ही जो किशोर ने बताया वो बिल्कुल सही है. I think the geopolitical concerns have boosted the appeal of gold, or I would say particularly in the last 1 or 2 weeks, Iranian embassy पे जो एक अटैक हुआ इजराइल से, वो एक बहुत बड़ा एक जियोपॉलिटिकल फैक्टर बन गया जिसकी वजह से the risk averse assets have become the talk of the town. 2400 is something which I think should be the high. इससे $150 की मंदी देखी जा सकती है. इन्फ्लेशन नंबर्स आर स्टिल हाई इन द यूएस. तो जो फेड की दरों की बात थी कि जून वाली मीटिंग में हो सकता है मॉनेटरी लूजन पॉलिसी हो, वो हो सकता है कि अब ना हो, तो जुलाई या उससे अगली मीटिंग में जाए. पर एक बात तय है कि इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इस बारी इस मतलब कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर there would be 2 rate cuts by the US one, but I think that has already been discounted. So 2400 would be the pivot as of this particular moment for gold. Indian market 72,800 के आसपास, MCX का भाव है 72,800 के आसपास. मुझे लगता है कि तकरीबन 3 से 4% की गिरावट आनी चाहिए, and that would be the right time to accumulate gold when the markets fall to around 3 to 4% from. Okay. तो यानी कि हम टॉप के बहुत करीब हैं और $100-150 की तेजी यहाँ पर और आ सकती है, और फिर कुछ करेक्शन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन उनमें भी खरीदारी करनी चाहिए, इज द व्यू राइट नाउ. निशांत, आप चार्ट्स देखते हैं एज ऑफ नाउ, अगर हम गोल्ड और सिल्वर के चार्ट्स देखें नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म, क्योंकि 2025 के नंबर्स भी अब तो काफ़ी एनालिस्ट ने बताने शुरू कर दिए हैं, आप क्या नंबर्स, आपके क्या सामने है? हाय, गुड आफ्टरनून मनीषा. गोल्ड का मैं दोनों पैनलिस्ट से एग्री करूंगा. 2400 से 2500 के बीच में गोल्ड थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है, क्योंकि काफ़ी फास्ट रैली हुई है 2000 से अगर हम देखें तो थोड़ा कंसोलिडेशन गोल्ड में अब इस रेंज में बनना शुरू हो सकता है. बट
सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर अभी भी बहुत बुलिश है, क्योंकि सिल्वर काफी सालों बाद एक्चुअली ब्रेकआउट दिया है। अगर हम देखें $26-27 का जो ब्रेकआउट जोन था, तो सिल्वर 30-31 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। अगर वो क्लियर होता है तो हम $40 की तरफ सिल्वर को जाता देख सकते हैं। तो सिल्वर अभी काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है अगर हम गोल्ड के कंपैरिजन में रहें। और अगर हम अगले साल तक की बात करें या इस साल के एंड तक की बात करें तो $40 के आसपास सिल्वर देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो निशांत, इन दैट सेंस सोने से बेहतर निवेश इस वक्त चांदी में है? हाँ जी, बिल्कुल, मैं उसी से ही सहमत रहना चाहूंगा। सिल्वर अभी गोल्ड को आउट परफॉर्म डेफिनेटली कर सकता है एज पर द चार्ट्स। तो 100 में से कितना परसेंटेज सिल्वर में देंगे? 65% सिल्वर, 35 गोल्ड। ऑलराइट, आप कैसे देंगे नवीन? I would put 60-40, Manisha. I think means I've always been saying silver is always a very dynamic commodity. So means don't be just looking into seeing the prices at 85,000 here or $29 in the COMEX. Although the silver high is 49, Manisha, but still I would say 60-40, or even I would say less than 60, 55, 45 in terms of in favor of silver to go. ऑलराइट, मैं किशोर से पूछने वाली भी नहीं हूँ बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने मुझे बोला इस बार लाख के पार तो आई नो और किशोर थिंक्स अबाउट चांदी यहाँ पे। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की रैली है और जिस तरह की बढ़त हमने पिछले 2 हफ्तों में आते हुए देखी है, क्या वो आगे कैरी ऑन होगी, जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। 15 महीने के हाइस पर है, एल्यूमिनियम 14 महीने के हाइस पर है, जिंक 12 महीने के हाइस पर है। कुछ बहुत तेजी स्टील में देखने को मिली है, आयरन और 2 हफ्ते के हाइस पर है। टिन, लेड, जिंक सभी में एक हफ्ते में 7 से 9% तक की तेजी देखने को मिली है। कैसे देखते हैं आप नवीन इसको, क्योंकि अक्रॉस पूरा जो सेक्टर है यहाँ पर काफ़ी भागा है। इक्विटी मार्केट्स में मेटल रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी अच्छे की, अंडरलाइन कमोडिटी काफ़ी बेहतरीन कर रही है, डेटा थोड़े से बेटर आने शुरू हुए हैं जिसका सपोर्ट है। Absolutely, Manisha. मतलब कि महीनों के अलावा, if you see the aluminium is at 2-year, so it is 24 months, so to say, 2-year high. Zinc actually in the last 2 weeks, तकरीबन 16% in terms of the price upside movement, and I think predominantly there are a couple of factors. So definitely the China positive data, the manufacturing PMI has come now in terms of not the contraction but expansion, which came at 50.8 as a number. Even the services PMI has come as 53. The US PMS services still is around 51, which is in expansionary mode. And the manufacturing PMI in the US also is approximately 50.3, which is on the expansionary. I think India, particularly China, are the two countries where the entire world is dependent upon. And I think the infrastructure demand, as Kishore also said earlier, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी मनीषा, जिसकी वजह से हमने कुछ हद तक तेजी उस वजह से भी देखी, दैट द इकोनॉमिक ग्रोथ would be very positive for the two countries, including India and China. The other factor is the supply, the deficit in supply. Means there are certain mines which have closed down their operations for one reason or the other. Cobra Panama order, which is a First Quantum Minerals Limited mine, has cut down its production for various reasons at around 400,000 tons of copper. And another mine has cut down the positions, the Anglo-American PLC in Latin America, by 200,000 tons. So supply cuts हैं, उसकी वजह से भी काफी हद तक हमने तेजी का सभी बेस मेटल और फेरस और नॉन फेरस मेटल्स में देखा तेजी का रुख। पर फिर भी मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल द कमोडिटीज द जिंक वुड बी समथिंग, ऑल्दो इट हैज सर्ज्ड बाय 16% ओवर द लास्ट 2 weeks, बट स्टिल वुड बी द फेवरेट टू लुक आउट फॉर। ऑलराइट, आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर एक जिंक में देखने को मिल सकती है, अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन। किशोर, आप कैसे देखते हैं और आपका चुनिंदा मेटल यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि तेजी हमने कॉपर के साथ आते हुए देखी, लेकिन धीरे धीरे एक स्पिल ओवर बाकी सब मेटल्स में भी। So I think copper, I think 11 महीने के almost highest levels पे है, and aluminum I think अभी 2-3 महीने का high पे है. I think overall जो sentiments है, especially Chinese PMI numbers have actually driven some of this strength, and जैसा मैंने पहले भी बताया, चाइना का some of this infrastructure and also the stimulus which is given in the industry to replace their existing machinery etc. वो भी actually drive करेगा.
एंड सम जैसा नवीन ने बताया कि जैसे सम ऑफ द माइंस में डिस्ट्रप्शन है वगैरह, टिन में भी आपको देखिए तो म्यांमार में डिस्ट्रप्शन है, एल्यूमिनियम इज एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 मंथ हाई, डिमांड भी बढ़ा हुआ है, यूनान प्रोविंस का जो है प्रोडक्शन कट्स है, मोस्ट ऑफ द स्मेल्टिंग में प्रोडक्शन कट्स है, एंड ओवरऑल शंघाई एल्यूमिनियम इन्वेंट्री थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द प्राइम मेटल, यहाँ से मेरे हिसाब से 8-10% बढ़त हो सकता है। कॉपर में थोड़ा अगर करेक्शंस आता है तो करेक्शन में खरीदना चाहिए। So if there is any correction, copper, zinc becomes a better buying opportunity in most of the in the entire metal pack. निशांत, आपका भी पहले तो टॉप मेटल ही यहाँ पर लेना चाहेंगे। उससे पहले कि मैं यहाँ पर डीप डाइव करूँ मेटल्स में, यहाँ पर इंडिविजुअल फंडामेंटल्स के लिहाज से आपने चार्ट्स पर कैसे देखे हैं सारे मेटल्स की परफॉर्मेंस, और आपको मोस्ट बुलिश अब यहाँ पर कहाँ पर इंडिकेटर्स लगते हैं? मनीषा, जैसे आपको याद होगा जनवरी में जब आपसे बात हुई थी तो मैंने कॉपर को हाईएस्ट रेट किया था, सेकंड एल्यूमिनियम एंड देन जिंक। तो मैं उसी ऑर्डर में ही जाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे इन तीनों मेटल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इसी ऑर्डर में मुझे अभी भी आगे परफॉर्मेंस दिखती है। सो अगर नंबर 1 देखें तो कॉपर अभी भी मेरा बुलिश बेट रहेगा आउट ऑफ द 3, बट एल्यूमिनियम एंड जिंक स्लोली विल कैच अप। सो कॉपर ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बट ये दीज टू विल आल्सो कैच अप। तो कितनी तेजी अब यहाँ से आप बनता हुआ देखते हैं? कुछ नियर टर्म टारगेट्स जो आप फिलहाल बना रहे हैं? एल्यूमिनियम में और 5 से 10% इन द इमीडिएट फ्यूचर दिख सकता है। कॉपर थोड़ा सा कंसोलिडेशन जा सकता है 1-2 हफ्ते के लिए, बिकॉज कॉपर ने काफी फास्ट मूव दिखाया है। जिंक और एल्यूमिनियम में दोनों में 5 to 10% का 1 से 2 महीने में मूव दिख सकता है। ये दोनों मेटल्स थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट अभी दे हैव स्टार्टेड मूविंग, सो ये दोनों अच्छा कर सकते हैं। निशांत, साथ ही थोड़ा सा अगर लंबे समय की यहाँ पर बात की जाए और जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं फिलहाल की एक स्ट्रॉन्गर अपसाइड मूव मेटल्स में आ सकता है, चाइना का डेटा इंप्रूव होने लगा है, रेट कट्स की बात आगे जाकर हो रही है, और जैसे किशोर भी इनिशियली कह रहे थे कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है या कंस्ट्रक्शन है, मशीनरी के लिहाज से भी, डिफेंस के लिहाज से भी काफ़ी सारी डिमांड हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। तो ये आपको लगता है जो मेटल्स हैं अच्छी खासी तेज़ी दिखा चुके हैं, नियर टर्म में भी बढ़त है, पर क्या ये एक लॉन्गर प्ले बनता हुआ नजर आ रहा है? तो मनीषा, अगर हम चार्ट्स पे वेव एनालिसिस की बात करें तो 2021 में मोस्टली सब बेस मेटल्स ने अपना हाई बनाया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग चली है 18 मंथ्स की। तो अगर हम वेव एनालिसिस में बोलते हैं कि वेव 1 और वेव 2 कंप्लीट हो चुका है, अब ये वेव 3 स्टार्ट हुआ है, जो नॉर्मली काफी स्ट्रॉन्ग वेव रहता है। सो ये मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करूंगा। अगर हम 1 से 2 साल या 12 से 24 महीने की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। सो मैं नेक्स्ट 24 मंथ्स इवन 36 मंथ्स के लिए बेस मेटल्स पे काफी बुलिश रहूंगा, बिकॉज अगर हम पहला भी वेव 1 भी देखें तो 18 मंथ्स का चला था, नॉर्मली वेव 3 सबसे लंबा चलता है। तो अगर हम 24 महीने 36 मंथ्स की भी बात करें तो बेस मेटल्स में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सो यस, अगर उस लिहाज से देखें तो नॉट ओनली शॉर्ट टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी ये बेस मेटल्स में परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो नियर टर्म तो डेफिनेटली ऑन द हायर साइड डिप्स पे खरीदारी करें, क्योंकि अगले 1, 2, 3 साल तक भी यहाँ पर तेज़ी बरकरार रह सकती है। काफ़ी सारे रीजंस ऑफ कोर्स यहाँ पर निशांत ने बताए ही हैं, लेकिन किशोर, अंडर इन्वेस्टमेंट एक चीज़ यहाँ पर रही है, ग्रीन एनर्जी डिमांड एक दूसरी चीज़ है, चाइना का डेटा यहाँ पर बेहतरीन आ रहा है, स्मेल्टर की प्रॉब्लम हमने चाइना में आते हुए देखी है। तो काफ़ी सारे अंडरलाइंग रीजंस भी हैं जो शायद सोने चांदी से तो एज ऑफ नाउ बेटर ही हैं। तो आपको लगता है कॉपर इन दैट सेंस या मेटल्स इन दैट सेंस ज़्यादा बेहतर सपोर्ट दे सकते हैं? Yes, actually, one of the thing which you can see is that on the physical market side, आपको एल्यूमिनियम का प्रीमियम्स अगर देखें ना, तो almost around 145, 147 के आसपास चल रहे हैं, which is almost 60% higher than last year. So that itself is showing that there is a huge demand spurt in aluminum. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मीडियम टर्म इज वेरी स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत न्यूज बेस्ड करेक्शंस आ सकता है। सो करेक्शंस आए तो क्रूड एंड जिंक बिकम्स बेटर, करेक्शंस नहीं आए तो एल्यूमिनियम इज स्टिल गुड बेट इवन एट द करंट लेवल्स आल्सो। नवीन, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ग्रोथ स्टोरी की जहां तक बात है, ऑफ कोर्स यूरोप में और मिडिल ईस्ट में तो है ही, मार्केट्स को लगता है कि एशिया में इंडिया ग्रोथ स्टोरी शायद यहां पर चाइना से बेटर होगी, और चाइना पिकअप करेगा तो इवन बेटर होती हुई नजर आएगी। It's a long-term story. India is a long-term story, Manisha. It will catch up.
maybe it is going to take some time because of the demographics of India, but I think India would definitely pick it up. But my choice out of the pack would be zinc on number 1 and 2. I would say copper. Zinc is about 250, 250 rupees. The CMP is on the MCX. We would say recommend to buy at around 245, 240 levels with a stop loss of around 238, 235 and targets to an extent of 270. सिमिलरली कॉपर में भी तकरीबन 834 का भाव है, 830 825 के आसपास बाय कर सकते हैं. Copper is for the short term with a target of 860 855 and stop loss at around 820 or so. तो खरीदारी यहाँ पर बनती है सभी मेटल्स में. कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम यहाँ पर टॉप बेट्स के तरीके से उभर के नजर आ भी रहे हैं. निशांत ऑन चार्ट्स, अब यहाँ पर आयरन ओर और स्टील देखा जाए तो कैसा लगता है? क्योंकि सिटी से मैं बात कर रही थी, उन्होंने कहा था कि आयरन ओर 90 जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद अच्छा खासा यहाँ पर उछाल देखने को मिला है. स्टील में ऑफकोर्स यहाँ पर लगातार प्रेशर बरकरार. तो मनीषा, अगर मैं चार्ट पे देखूं, आयरन ओर का सेटअप बहुत स्ट्रांग लग रहा है. जो आयरन में काफी ऊपरी स्तरों से जो करेक्शन आया था वो मोस्टली इज कंप्लीट. सो आयरन ओर में काफी अच्छा सेटअप दिख रहा है ऊपरी तरफ से. स्टील थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है, बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है. हमने एक वो 40,000 का लेवल नहीं टूट रहा है, वहां पे बेस एक स्टील का बन रहा है. बट स्टील में अभी भी थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है. वीकनेस अगर मैं कहूँ तो स्ट्रेंथ अभी आनी जरूरी है स्टील में, अगर हम बेस मेटल्स के पैक में बात करें. बट आयरन ओर अभी सेटअप बहुत अच्छा हो गया. आयरन ओर में काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है अगले 3 से 6 महीनों में. किशोर, आपकी कोई बेस्ट बेट यहाँ पर फेरस में? आई थिंक फेरस में स्टील इज अ गुड बेट. आयरन ओर का प्राइसेस तो ऑलरेडी 110 के आसपास है, बट आई थिंक इवन कोकिंग कोल का प्राइसेस भी काफी स्ट्रांग है. सो आई थिंक दोनों कंबाइंड में आपको स्टील भी आई थिंक इन प्राइसेस में काफी हद तक स्ट्रांग होना चाहिए. ओके, तो फिर चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ओर, अगर जहां तक मेटल्स की बात है, यहाँ पर सभी में खरीदारी के अच्छे मौके हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए बता रहे हैं. तो अगर आप अपनी अगले हफ्ते की, अगले महीने की यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं तो वो नंबर्स ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके साथ शेयर किए ही हैं. बहुत शुक्रिया किशोर, नवीन एंड निशांत, आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम एस्पेक्ट्स यहाँ पर मेटल्स एज अ मार्केट के लिए कवर भी करने के लिए. इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत. आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर.